हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है सृजन एकेडमी परिवार पर। और मैं नारायण सर आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत एक हमारी नई क्लास, जिस क्लास के अंतर्गत हम आज देखने जा रहे हैं जाति के बारे में। देखेंगे कास्ट के बारे में, कास्ट या जाति किस प्रकार से जाति का उद्भव हुआ है और जाति विशेष रूप से कैसे कैसे समाजशास्त्रीय परिभाषाओं के द्वारा, हमारे समाजशास्त्रियों के द्वारा परिभाषित की गई है। जाति के सिद्धांतों पर बात करेंगे। जाति में क्या हमें रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं या किस आधार पर जाति का निर्माण हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग जुड़ जाइए और हम प्रारंभ करते हैं आज की अपनी क्लास जाति। जाति या कास्ट। देखिए, जाति या कास्ट की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बात आती है जाति या कास्ट के बारे में कि आखिर जाति है क्या। आखिर जाति क्या है। कई विचारकों की यदि हम बात करें या ये कहें कि जाति जन्म से है, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, व्यक्ति को नहीं पता क्योंकि व्यक्ति एक जैविकीय प्राणी है। अब जैविकीय प्राणी को जैसे ही जन्म लिया जाता है और जन्म के त्वरित ही उसे यह बताया जाता है बाद में कि आप इस जाति के हो, तो कहीं ना कहीं हम ये तो कह सकते हैं कि जाति जो है जन्म आधारित है। जन्म मिला बच्चे को और उसे बता दी कि भाई आप किस जाति में जन्म। तो ये तो हम कह सकते हैं कि जाति का यदि हम मुख्य देखें तो जाति का मुख्य कैसा हो जाएगा कि भाई जन्म आधारित। कैसा हो जाएगा फ्रेंड? जन्म आधारित हम कह सकते हैं। और जाति ही एक ऐसा है जिसे व्यक्ति जन्म से प्राप्त करता है और जन्म से प्राप्त करने के मरने तक व्यक्ति उसी जाति का क्या रहता है? सदस्य रहता है। जब बात सदस्य की आती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जाति क्या हो जाएगी भाई? एक सदस्यता भी हो सकती है। यदि इसका उल्लेख यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं जाति के बारे में ये कहा गया है कि वर्णों के विकृत स्वरूप के कारण ही जाति का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं भाई वर्ण कैसे हैं या वर्ण होते क्या हैं, किस प्रकार वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो हम सबको पता है वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या है। कहीं ना कहीं वर्ण का उल्लेख भी हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या हमारी समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें, वर्ण का उल्लेख भी पाया जाता है, जिन्हें हम चार वर्ण या चातुर्ण वर्ण के नाम से भी जानते हैं। क्या थे वर्ण? तो वर्णों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते, क्योंकि जाति को समझने से के साथ साथ हमें वर्ण को समझना भी आवश्यक होगा। क्योंकि जैसा कहा गया है कि वर्णों के विकृत स्वरूप को, वर्ण जो थे तो चातु वर्ण बताए गए हैं, उन वर्णों का जो स्वरूप रहा और धीरे धीरे स्वरूप क्या हुआ? विकृत हुआ और उसी के आधार पर जाति का निर्माण होता चला गया। तो वर्ण के बारे में जब हम देखते हैं तो हमने चार प्रकार के वर्णों को पढ़ रखा है। कौन कौन से वर्ण है? सबसे पहला वर्ण बताया गया ब्राह्मण। ठीक। दूसरा वर्ण हमने बात की, भाई दूसरा वर्ण क्या बताया है? क्षत्रिय। कौन सा वर्ण है? क्षत्रिय वर्ण। तीसरे वर्ण की यदि हम बात करें तो तीसरा वर्ण क्या है भाई? वैश्य। और अंतिम चौथा वर्ण क्या बताया गया है? अब ये चार वर्णों का जो उल्लेख पाया जाता है, कहीं ना कहीं इन चार वर्णों के आगे बढ़ने के उपरांत धीरे धीरे जाति का निर्माण भी हुआ। देखिए, वर्णों के बारे में कहा गया है, कई सिद्धांत वर्णों के बारे में हमें मिलते हैं कि भाई वर्णों की उत्पत्ति कैसी हुई। जब इन वर्णों की उत्पत्ति की बात की जाती है, उत्पत्ति कैसी हुई है, वेदों में हमें बताया गया है कि भाई एक ब्रह्मा या विराट पुरुष के मुख से जो निकले उन्हें ब्राह्मण कह दिया गया, भुजाओं से जो निकले उन्हें क्षत्रिय कह दिया गया, उदर से जो निकले उन्हें वैश्य कह दिया गया और जंघा से या चरण से जो निकले उन्हें शूद्र कह दिया गया। इस प्रकार के सिद्धांत हमें पारंपरिक दृष्टि से या पारंपरिक सिद्धांतों के अंतर्गत यह हम देखने मिलते हैं। और भी कई विचारक आए जिन्होंने कर्म के आधार पर वर्णों के सिद्धांत की बात की। इसके आधार पर भाई कुछ आए जिन्होंने कर्म के आधार पर वर्ण की बात की, कुछ ऐसे आए जिन्होंने रंग के आधार पर वर्ण की बात की। जैसे यदि कर्म की बात करें तो कर्म में क्या है? जो श्वेत वर्ण हुए वो ब्राह्मण कहलाए, जो
लाल रक्त वर्ण हुए वह क्षत्रिय कहलाए, जो पीत वर्ण हुए उन्हें वैश्य कह दिया गया, जो श्याम वर्ण हुए उन्हें शूद्र कह दिया गया। यह भी हम देखते हैं। यदि व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में भी हमने देखा है, भाई व्यवसाय की बात भी यदि हम करते हैं कि व्यवसाय के आधार पर भी कुछ सिद्धांत हमारे वर्ण के बारे में पाए जाते हैं। अब व्यवसाय की जब हम बात करते हैं तो व्यवसाय के आधार पर हम बात करते हैं कि जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार का व्यवसाय किया, जिन्होंने पूजा पाठ का व्यवसाय किया, वेदों का अध्ययन और अध्यापन की बात की, उन्हें ब्राह्मण कह दिया गया। जिन्होंने युद्ध की बात की यानी कि लड़ाई शस्त्र और शास्त्र की बात की, उन्हें क्षत्रिय कह दिया गया। जिन्होंने व्यापार की बात की उन्हें वैश्य कह दिया गया, या जिन्होंने सेवा की बात की, सेवा से संबंधित व्यवसाय को चुना, उन्हें शूद्र कह दिया गया। तो यहाँ पर व्यवसाय के सिद्धांत के कारण भी हमने वर्णों का जन्म देखा या वर्णों की उत्पत्ति को हमने यहाँ पर देखा। अब धीरे धीरे जब ये वर्ण विकृत हुए, यानी कि देखिए संसार चलता गया, आगे बढ़ता गया, प्रजा भी आगे बढ़ती गई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें संकर या क्या हुआ, विकृत स्वरूप इनका सामने आया। जैसे कि हमने देखा कि कोई भी वर्ण किसी भी वर्ण में जा सकता था जब कर्म का सिद्धांत चला करता था, लेकिन वर्ण को भी एक समय पर क्या मान लिया गया कि जिस कुल में जिस व्यक्ति के द्वारा जन्म लिया है वह सदैव उसी वर्ण का सदस्य रहेगा। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं योग्यता का हमारे ह्रास होने लगा। जब योग्यता का ह्रास हुआ तो वर्णों में क्या हुआ, विकृत स्वरूप सामने आया। और जैसे विकृत स्वरूप सामने आया तो हम देखते हैं कि भाई किसकी उत्पत्ति हो गई, जाति की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई फ्रेंड, फिर जाति की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वर्णों की विकृत स्वरूप को ही क्या माना गया, जाति माना गया। अब मूल रूप से यदि जाति को देखें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कि भाई जाति क्या है, तो यहाँ पर जाति को हम देखते हैं, वैसे तो हम बात करें भाई कास्ट, जब कास्ट शब्द को हम देखते हैं तो कास्ट शब्द वास्तव में जो पुर्तगाली शब्द है कास्टा, कैसा शब्द है, कास्ट जो शब्द है एक पुर्तगाली शब्द है आपके पास। पुर्तगाली शब्द कौन सा है फ्रेंड, तो कास्टा कौन सा है। इस शब्द से माना गया है कि जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है। अब इस जाति की उत्पत्ति को क्या देखा गया, जब इस शब्द के देखा गया तो इस शब्द का अर्थ भी जान लेते हैं कि भाई इस शब्द का अर्थ क्या हुआ। जब हम कास्टा शब्द की बात करते हैं तो कास्टा शब्द का अर्थ क्या हुआ, तो यहाँ पर देखा गया जो विभेद है, यानी कि भेद, यदि हम कहें कि कास्टा शब्द को किस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास किया गया, विभेद किया, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो विभेद देखना है कि यह व्यक्ति ये है तो दूसरा व्यक्ति क्या है, इस प्रकार से कास्टा शब्द को वहां पर प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, इसी शब्द को आगे बढ़ाया किसने, जब कास्ट शब्द की बात करते हैं या जाति की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो अध्ययन देखा जाता है वह किसका देखा जाता है फ्रेंड्स, तो वह अध्ययन देखा जाता है 1665 में। इसमें 1665 में जाति शब्द का जो अध्ययन देखा गया वह किसके द्वारा देखा गया, तो ऑरेंटा, ग्रेसियो डी ऑरेंटा, किसके द्वारा देखा गया, ग्रेसियो डी ऑरेंटा। ओरेटा भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। तो यह जो हमारे विद्वान रहे, इन्होंने जाति को परिभाषित करने का प्रयास किया। सबसे पहला प्रयास यदि था तो हम कह सकते हैं 1665 का जो प्रयास रहा, जिसमें बताने का प्रयास किया किसके आधार पर, विभेद के आधार पर। यदि एक व्यक्ति है और अन्य व्यक्ति से यदि हमें भेद करना, अंतर करना है, अलग अलग करना है तो किस प्रकार किया जाएगा। सबसे पहले यह देखा गया प्रजातीय आधार पर। किसके आधार पर देखा गया फ्रेंड, प्रजातीय आधार पर इस जाति को देखने का प्रयास किया गया। अब प्रजाति क्या हुई, तो प्रजाति एक जैविकीय संरचना के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, एक जैविकीय संरचना के अंतर्गत आती है। इस प्रकार हम देखते हैं किसी व्यक्ति का माथा हुआ, नासिका हुई, बाल हुए, आंख हुई, कपाल हुआ, यह एक प्रजातीय लक्षण है। कैसे, प्रजातीय लक्षणों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कपाल की बात करते हैं। कपाल जो क्या रहता है, यह जो है यह कपाल कहलाता है और कपाल के आधार पर हमने विभेद का किया। नासिका की बात करते हैं तो नासिका भी एक प्रजाति का है ना,
प्रजातीय लक्षण है। नासिका की बात करें, यह जो नाक के ऊपर जो हड्डी रहती है इसे क्या कहा जाता है? नासिका कहा जाता है। इसके आधार पर भी देखा गया। ठीक है, बाल की बात करें हम, अब देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति के बाल भी एक जैसे नहीं होते हैं। बाल की बात कर रहे हैं, आंख हमारी, ये भी। तो ये प्रजातीय आधार पर सबसे पहला प्रारंभ क्या हुआ? प्रजातीय आधार पर देखने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसमें भी हमने देखा कि कई विद्वान, जैसे हम बात करेंगे आगे चल के, घुरिये, जिन्होंने प्रजातीय आधार पर ऑस्ट्रेलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट, निग्रोड, इस प्रकार से प्रजातीय आधार पर 6 प्रजातियों को रखने का प्रयास किया। ठीक है, तो सबसे पहले जाति किस आधार पर देखी गई? प्रजातीय आधार पर। देखिए, प्रजातीय आधार पर हमने देखा कि जैविकीय लक्षणों के आधार पर, ये सभी जो लक्षण हैं ये जैविकीय लक्षण हैं। ठीक है, और इन्हीं आधार पर हमने देखा ऑस्ट्रेलाइट को, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट को, मंगोलाइट, निग्रोड, इंडो आर्यन, आर्यन। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो आर्य और अनार्यों के बारे में भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि भाई इनके आने से भी सबसे पहले प्रारंभ में जो बात की जाती है आर्य और अनार्यों की जाती है, और इनके आधार पर ही देखा गया कि जाति आगे धीरे धीरे कैसे बढ़ती गई, वह भी यहाँ पर देखे मिलता है। अब यदि यहाँ पर देखें हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की यदि हम बात करते हैं, किसकी? भारतीय जाति की यदि बात की जाए, तो जैसा कि हमने प्रारंभ में भी कहा है कि भारतीय जाति कहीं ना कहीं वर्ण की विकृति के आधार पर हमारे सामने है। लेकिन यहाँ भी यदि हम देखते हैं तो यहाँ भी उद्देश्य क्या रखा? भाई विभेद का ही यहाँ भी चलन रहा। जिस प्रकार यहाँ पर हमने देखा कपाल के आधार पर हमने विभेद किया, नासिका के आधार पर, बाल के आधार पर, आंखों के आधार पर यहाँ विभेद किया। ठीक है, वैसे ही भारतीय जाति की में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ भी वैसा ही पाया गया, यानी विभेद का स्वरूप यहाँ पर भी उल्लेखित हमें मिलता है। वह क्या है? तो यहाँ पर बात जब की जाती है, हालांकि यहाँ के उल्लेख को भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर उल्लेख जो किया गया है, एक तो विभेद, दूसरा प्रतिबंध। भाई समाज में जब व्यक्ति है, किस व्यक्ति को क्या करना है, किस व्यक्ति को कहाँ जाना है, किस व्यक्ति को संबंध किससे करना है, ये सारे प्रतिबंध किसके आधार पर लगाए गए? जातिगत आधार पर। अब प्रतिबंधों में यदि हम देखें तो देखिए, प्रतिबंध में कई प्रकार के प्रतिबंध यहाँ पर हम उल्लेखित मिल जाते हैं। विवाह का प्रतिबंध, ठीक है ना, विवाह के साथ साथ व्यवसाय का प्रतिबंध, व्यवसाय के साथ भोजन का प्रतिबंध, कि किस व्यक्ति के यहाँ भोजन करना। अब भोजन की भी यदि हम बात करते हैं तो भोजन में भी कई वर्णन मिल जाता है। भोजन में से अपने सुना होगा भाई कच्चा और पक्का, रॉ एंड कुक के बारे में सुना होगा, है ना। तो यहाँ पर भी 2 प्रकार के मिलते हैं भोजन में यदि हम देखें, एक जिसे हम कहते हैं कच्चा भोजन और दूसरा जिसे कहा जाता है पक्का। पक्के भोजन के अंतर्गत क्या रखते हैं भाई, जो आज हम कहते हैं ना कि ढेर सारे ऐसे पकवान जो कि कैसे बनाए जा रहे हैं, तेल मसाले में बनाए जा रहे हैं, तो उन्हें पक्का भोजन कहा जाता है। कच्चा भोजन जो कि बिना तेल का, या ये कह सकते हैं कि बिना तेल के प्रयोग करके जो भोजन बनाया जाता था उन्हें कच्चा भोजन कहा। तो यहाँ भी प्रतिबंध देखे हमने। तो ये और बात कर लें, यदि यहाँ पर कहा गया जाति कैसा, जाति का आधार जो जन्म माना गया, यानी कि जन्म से एक ऐसा समूह जिसकी सदस्यता व्यक्ति को कैसी मिल रही है, जन्म के आधार पर मिल रही है, उसे क्या कहा गया? उसे जाति कहा गया। यानी जन्म के आधार पर मिली सदस्यता, जन्म आधारित सदस्यता को क्या कहा गया भाई? उसे कह दिया गया जाति। क्या कह दिया गया? जाति या कास्ट कह दिया गया। कैसी है? जन्म के आधार पर, और जन्म के आधार पर जो सदस्यता मिल रही है उस सदस्यता को क्या कह दिया गया? जाति कह। यहाँ पर जाति का उल्लेख हम देखेंगे भाई घुरिये के द्वारा भी किया गया, जीएस घुरिये के द्वारा किया गया, ठीक है ना। और बात करें तो मजूमदार के द्वारा भी किया गया, और यदि बात करें तो लुई डुईमा के द्वारा भी किया गया। इन सभी को आगे हम देखने वाले, लुई डुईमा के द्वारा भी किया गया। और वैसे हम देखें कि विभेद की यदि हम बात करते हो तो हमारे एम.एन. श्रीनिवास है, रॉबर्ट मर्टन, जिनने विभेद के आधार पर जाति नहीं बल्कि विभेदीकरण पर यहाँ पर बात की। और बात करें और खास क्या रहा, तो एक हम देखते हैं कि यहाँ पर जाति में एक ऐसा संस्करण भी पाया गया। कैसा संस्करण?
खंडात्मक संस्तरण, जिसके कहा जाता है खंडात्मक संस्तरण। कैसा संस्तरण पाया गया? भाई खंडात्मक संस्तरण। अब खंडात्मक संस्तरण क्या हुआ? तो जैसे हम देखते हैं कि एक जो जाति है, जाति में विभिन्न प्रकार के खंड बन जाते हैं। कैसे खंड? यदि मैं कहूँ कि आपने देखा भाई प्रथम स्तर पर हमने किसी जाति को रखा, तो इस जाति प्रथम स्तर पर हमने किसी जाति को रखा, तो आप ये देखेंगे इस जाति में भी आपको क्या मिलने वाला है? भाई इस जाति में भी विभिन्न खंड मिल जाएंगे। जैसे हम बात करें कि इसमें भी उच्च है, इसमें भी मध्यम है, और इसमें भी क्या हो जाएंगे? निम्न हो जाएंगे। ये क्या है? खंडात्मक विभाजन। इसे कहा जाता है खंडा। यानी कि यहाँ तो हम कह रहे हैं कि भाई ये प्रथम स्तर की जाति है, लेकिन इस जातियों में भी जब हम कहते हैं ना उपजाति बढ़ जाती हैं, तो उपजाति को हम क्या देखते हैं? भाई खंडात्मक विभाजन। इस तरह हम कह सकते हैं कि संस्तरण और खंडात्मक विभाजन जाति के अंतर्गत पाया जाता है। इसी प्रकार जब हम द्वितीयक की बात करें, तो द्वितीय में आप भी देखेंगे भाई द्वितीयक तो है, लेकिन द्वितीयक में भी क्या होंगे? उच्च होंगे, मध्यम होंगे, और भाई निम्न भी होंगे। इसी प्रकार तृतीयक, और यह क्रम निरंतर चलता रहेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खंडात्मक संस्तरण भी यहाँ पर जाति में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जाति के अध्ययन में यदि हम बात करें, कुछ परिभाषाओं को ले लेते हैं। जिस प्रकार परिभाषाओं का, किस प्रकार हमारे समाजशास्त्रियों ने जाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो मजुमदार के द्वारा, D.N. मजुमदार, किसके द्वारा? D.N. मजुमदार जी ने क्या कहा है? इनका जाति के बारे में कहना क्या रहा है? इन्होंने कहा जाति एक बंद वर्ग है। कैसा? कास्ट इज अ क्लोज क्लास। क्या कहा इन्होंने? बंद वर्ग। जाति क्या है फ्रेंड? जाति एक बंद वर्ग है। कैसा वर्ग बताया इन्होंने द्वारा? जाति एक बंद वर्ग है। अब देखिए दो प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा बंद, यानी क्लोज की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ वर्ग को भी रख रहे हैं। बंद तो है, अब बंद कैसा है? तो जाति में हमने कहा, पहले भी यहां हमने देखा कि जाति में हमारे पास प्रतिबंध आ रहे हैं, निषेध हमारे पास जाति में आ रहा है। विवाह संबंधी निषेध है, व्यवसाय संबंधी निषेध, भोजन संबंधी निषेध है, कई प्रकार के निषेध हैं। अब निषेध के कारण व्यक्ति एक जाति से दूसरी जाति में नहीं कर सकता या जा नहीं सकता। वहीं पर जब हम वर्ग की बात करते हैं, क्योंकि वर्ग कैसा है? वर्ग अर्जित है। भाई ये वर्ग कैसा है? यदि हम सिर्फ विशेष की बात कर रहे हैं, वर्ग विशेष की, तो वर्ग के बारे में हमने क्या पढ़ा कि भाई वर्ग कैसा होता है? ये अर्जित होता है। यानी कि अर्जित उपलब्धियों को हम किस में रखते हैं? वर्ग में रखते हैं। वहीं पर यदि हम जाति की बात करते हैं, भाई जाति कैसा है? तो जाति को क्या माना जाता है? प्रदत्त, या क्या माना जाता है? एस्क्राइब्ड माना गया। यानी कि जब प्रदत्त की बात की, मिला है ना ये हमें, हमने स्वयं के प्रयासों से क्या जाति को अर्जित किया है? नहीं किया है। वर्ग को तो हम अर्जित कर सकते हैं, लेकिन हमने जाति को अर्जित नहीं। जाति कैसी? हमारे लिए प्रदत्त है, और जो प्रदत्त है तो कहीं ना कहीं वह क्या हो गई? क्लोज हो गई। और साथ ही साथ जब प्रतिबंध जुड़े हुए हैं, निषेध जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं? निषेधों के कारण ही जाति को क्या कहा गया मजुमदार के अनुसार? कि जाति एक बंद वर्ग है। निषेध क्या है? भाई व्यवसाय संबंधी निषेध, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, व्यवसाय का निषेध है, विवाह का निषेध है, खान पान का निषेध है, या भोजन संबंधी निषेध। जब ये सभी निषेध पाए जाते हैं, और आपको पता है निषेध कारण आप बाहर नहीं निकल सकते, और दूसरा हमने कह दिया कि भाई कैसा है? जन्म आधारित है। जब ये सभी हैं, तो हमने इसे क्या मान लिया है भाई? इसे माना जाएगा ये कैसा है? बंद वर्ग है। क्लियर हुआ? वहीं पर कुले की यदि हम बात करें, चार्ल्स कुले क्या कहते हैं फ्रेंड्स? चार्ल्स हार्टन कुले, इनका कहना क्या रहा जाति के बारे में? चार्ल्स हार्टन कुले सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, जिन्होंने प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, ठीक है, सोशल इंट्रोडक्टरी के अंदर द्वितीयक समूह के बारे में बताया, आत्मदर्पण दर्शन के बारे में चार्ल्स कुले ने कहा है। तो भाई कुले क्या कहते हैं जाति के बारे में? तो इनके द्वारा कहा है, जब एक वर्ग, कैसा? जब एक वर्ग या समूह पूर्णतः, कोई वर्ग है,
ठीक है, किसी भी वर्ग या हम समूह की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई एक समूह कह सकते हैं या वर्ग कह सकते हैं पूर्णतः किस पर आधारित हो जाए, अनुवांशिकता पर। किस पर? अनुवांशिकता। पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित है। किस पर आधारित फ्रेंड? अनुवांशिकता पर यदि आधारित है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे जाति कह दिया। कुल का क्या है? एक वर्ग जो पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित है। किस पर आधारित? अनुवांशिकता पर आधारित है, तो उसे कुल के द्वारा क्या कहा गया है? उसे इनके द्वारा कहा गया है फ्रेंड्स जाति। क्या कह दिया? इस जाति या कास्ट यहां पर कह दिया। वजूमदार बंद वर्ग के बारे में बात करते हैं। कुल कहते हैं कि भाई कैसा है? अनुवांशिक, यानी कि जेनेटिकली बेस्ड यदि है, या ये एक वर्ग के अंदर सिर्फ एक ही जीन के व्यक्ति रह रहे हैं, तो उसे कुल के द्वारा किस प्रकार परिभाषित किया गया है? उसे परिभाषित किया गया भाई जाति के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हम कि हमारे और विद्वान ने किस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास किया। तो यदि हम हर्बर्ट रीजले की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड? हर्बर्ट रीजले। हर्बर्ट रीजले क्या कहते हैं जाति के बारे में? तो इनके द्वारा बताया गया है जाति को लेकर कि जाति कैसी है। भाई इनने कह दिया कि जाति परिवारों का संकलन। कैसा कहा है? परिवारों का, क्या कह दिया? परिवारों का संकलन। किसके द्वारा कहा गया है? तो रिजले के द्वारा कहा गया। अब देखिए परिवारों का संकलन और यहाँ पर अनुवांशिकता लगभग एक ही बात है। देखिए यहाँ भी जब अनुवांशिकता की बात कर रहे हैं कुले के अंतर्गत, तो कुले भी तो वही कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने विशेष क्या कहा? अनुवांशिकता को रख दिया। यहाँ पर क्या कह दिया गया? परिवारों का संकलन। तो परिवारों का संकलन जब हो रहा है, तो क्या मैं ये कहूँ कि उस परिवारों के संकलन के अंतर्गत क्या सिर्फ एक ही अनुवांशिकता पाई जा रही होगी? जिस प्रकार आज हम समाज में जाते हैं तो समाज में सिर्फ परिवार को यदि हम देखें तो क्या स्थिति मिलेगी हमें? हो सकता है अन्य 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 जातियों के परिवार हों। तो उस प्रकार के संकलन को रिजले के द्वारा क्या रखा गया है कि भाई उन्हें क्या कह दिया जाएगा? जाति कह दिया जाएगा। साथ ही इनके द्वारा और क्या खास बात कही है? तो इन्होंने कहा नाम के बारे में, यानी कि एक सामान्य नाम की बात भी रिजले के द्वारा की गई है कि एक सामान्य नाम होना चाहिए उसका। नाम के साथ साथ पूर्वजों की बात भी की गई है। देखिए पूर्वजों की जब बात आती है तो यहाँ पर पूर्वजों ने कैसे काल्पनिक पूर्वज भी माने हैं कि भाई काल्पनिक पूर्वज भी यहाँ पर रिजले के द्वारा रखे गए हैं। दोनों प्रकार के पूर्वज हम यहाँ पर रख सकते हैं। काल्पनिक पूर्वजों की बात भी रिजले के द्वारा कही गई है, और जो वास्तविक पूर्वज हैं, जैसे हमने कहा कि भाई आपने अपने दादाजी को देखा तो वो भी आपके पूर्वज हैं, और पूर्वजों की श्रेणी में, तो ये क्या वास्तविक पूर्वज और एक काल्पनिक पूर्वज, दो प्रकार के पूर्वजों का उल्लेख यहाँ पर हर्बर्ट रीजले के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ यह कहना और रहा है कि भाई एक परंपरागत व्यवसाय के बारे में भी रिजले ने बताया कि भाई जो भी जाति है, जो भी कास्ट है, उसका स्वयं का क्या होगा? एक परंपरागत व्यवसाय भी होगा। क्या होगा? एक परंपरागत व्यवसाय भी होगा। यदि ये सारी विशेषताएं कहीं पाई जाती हैं, जैसे परिवार के संकलन की बात, सामान्य नाम की बात, पूर्वजों की बात, और साथ ही साथ परंपरागत व्यवसाय की बात यदि पाई जाती है, तो यहाँ पर हम इसे क्या कह देंगे? इनके द्वारा इसे फिर क्या कह दिया गया फ्रेंड? ये कह दिया गया है कि ये क्या है? ये जाति है। क्या होगी ये? यह इस प्रकार से परिभाषित किसने किया है? तो भाई हमें ध्यान रखना हर्बर्ट रीजले के द्वारा इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इरावती कर्वे। भारतीय समाजशास्त्र की वह महिला जिन्होंने समाजशास्त्र में नातेदारी का उल्लेख किया है, और नातेदारी को वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से नातेदारी के लिए इरावती कर्वे को जाना जाता है। ठीक है,
तो इरावती कर्वे ने किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है? इरावती कर्वे के बारे में देखते हैं। इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, क्या है पुस्तक? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के अंतर्गत इरावती कर्वे के द्वारा बताने का प्रयास किया। और इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा? देखिए, नातेदारी के बारे में बात की। जब नातेदारी के बारे में बात की इरावती कर्वे के द्वारा, तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं नातेदारी को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई होगी। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी जाति है वह क्या है? विस्तृत नातेदारी समूह। क्या है? जाति इनके द्वारा क्या है? जाति एक विस्तृत, कैसा? विस्तृत नातेदारी समूह है। क्या है फ्रेंड? नातेदारी। क्या कहा इरावती कर्वे के द्वारा? जाति क्या है? जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह, यानी कि एक ऐसा समूह जिसमें एक ही व्यक्ति के नातेदार पाए जाते हैं, और वह नातेदारी धीरे धीरे मिलकर क्या बन जाती है? कि समूह बन जाती है। जिस प्रकार हम कहें कि भाई हमारे साथ पापा है, फिर उनकी ताई है, ठीक है ना, और यहाँ पर हम देखें मौसी है, चाची है, बुआ है, ये क्या है? नातेदार है सभी। और इन्हीं नातेदारों से मिलकर जो समूह बन रहा है, उस समूह को इरावती कर्वे के द्वारा क्या कहा गया है? इरावती कर्वे के द्वारा उसे कहा गया है जाति कहा गया है। यानी कि नातेदारी के आधार पर नातेदारी के आधार पर जाति को परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है? तो हमें ध्यान रखना है इरावती कर्वे को जाता है। किस पुस्तक में बताया है? तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि नातेदारी की बात की जाए तो इन्होंने नातेदारी का एक जो हम कह सकते हैं वर्गीकरण, जैसे मैंने कहा कि नातेदारी वर्गीकरण भी इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्या प्रस्तुत किया गया है? नातेदारी वर्गीकरण। चार प्रकार की नातेदारी इनके द्वारा बताई गई है। कौन कौन सी नातेदारी बताई गई है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ध्यान रख सकते हैं दिशाओं के नाम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व। और क्या बताया गया फ्रेंड? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और साथ ही साथ इनने बताया है, अब आप कहेंगे भाई पश्चिम आना चाहिए, लेकिन पश्चिम नहीं, इन्होंने यहाँ पर बताया मध्य। जब अध्ययन किया तो ये चार प्रकार की नातेदारी के बारे में किसके द्वारा उल्लेख किया गया है? यह किया गया है इरावती कर्वे के द्वारा। क्लियर हुआ? क्या कह रही हैं? जाति क्या है? जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। अब इस नातेदारी समूह में इन्होंने चार प्रकार बताए। उत्तर की नातेदारी है, दक्षिण की नातेदारी, मध्य की नातेदारी, और साथ में पूरब की नातेदारी। इस प्रकार से इनके द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है। साथ ही नेक्स्ट देखते हैं हम J.H. हट्टन। ठीक है, इन्होंने J.H. इनके द्वारा जो जाति के बारे में कहा गया है, भाई ये क्या कहते हैं? तो इनका कहना क्या रहा है जाति के बारे में? J.H. हट्टन क्या कहते हैं? देखेंगे आप, J.H. हट्टन, रीजले, घुरिये कहीं ना कहीं प्रजाति से भी संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो इनके द्वारा कहा है जाति एक ऐसी व्यवस्था है। इनने क्या माना है? जाति को एक व्यवस्था, क्या माना है? कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के अंतर्गत ये क्या बताते हैं? समाज केंद्रित, यानी कि जो व्यवस्था है वह किस पर आधारित है? व्यक्ति पर केंद्रित है। और उस व्यवस्था में क्या खास बातें यहाँ पर पाई जाती हैं? एक दूसरे से पृथक। यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंदर बताई गई एक दूसरे से पृथक, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था है जो एक दूसरे को पृथक या विभेद की बात करती है। पृथक या विभेद की बात करती है। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि कहीं ना कहीं संस्करण की बात की गई है, कहीं ना कहीं गुणों की बात की गई है। यहाँ पर क्या बताया हट्टन के द्वारा? कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था
देखिए, समाज को चलाने के लिए हम देखते हैं ना, समाज में कोई ना कोई व्यवस्था का होना आवश्यक है। जैसे कि पार्सन्स के द्वारा सोशल सिस्टम में हम देखेंगे, क्रिया के बारे में हम देखेंगे, समाज की व्यवस्था पर स्वरूप के बारे में हम नियंत्रण में देखेंगे, सामाजिकरण में देखेंगे, वर्ग व्यवस्था में देखेंगे। हर जगह प्रत्येक स्थान पर एक व्यवस्था के बारे में बताया गया। तो जे.एच. हट्टन के द्वारा भी इसे क्या माना, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था माना गया है जिसका केंद्रित है एक दूसरे को पृथकता या विभेदीकरण की बात करती है। और यह जो पृथक या विभेदी है, पृथक पृथक जो किया जा रहा है, ये जो पृथककरण की बात है ना, इसी को इन्होंने क्या कहा गया, इस पृथककरण को या विभेद को यह क्या कहते हैं, यह जाति। क्या कहेंगे, यह इसे जाति कहें। भाई समाज में यदि हम कहें कि समाज में सारे व्यक्ति एक जैसे, भाई अंतर कैसे करेंगे, हाउ टू डिफरेंस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कुछ तो चाहिए, कुछ तो आवश्यक है कि जिस आधार पर ऑन द सम बेसिस अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं भाई ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है। पहले हम प्रजाति के आधार पर देखा तो हमने कपाल को देखा, नासिका को देखा, आँख को देखा, हमारे बालों को देखा, इनके आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया। लेकिन आगे कैसे दिखाएंगे, तो भाई उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था जो केंद्रित है पृथककरण पर, उसे क्या कह दिया गया, इनके द्वारा जाति व्यवस्था कह दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहीं पर घुरिये की बात भी कर लेते हैं। भाई घुरिये ने किस प्रकार बताने का प्रयास किया है, जी.एस. घुरिये। तो घुरिये जी क्या कहते हैं, भारतीय अध्ययनों में यदि हम बात करें जी.एस. घुरिये जी की, इन्होंने जाति के बारे में क्या कहा, तो इनके द्वारा जाति और प्रजाति की बात कास्ट रेस इन इंडिया किसमें की गई है, कास्ट रेस इन इंडिया, इस पुस्तक के अंतर्गत की है, कास्ट रेस इन इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर जी.एस. घुरिये के द्वारा बताया गया है 1952। अब 1952 से आपको याद आ रहा हो कि भारत में आज़ादी के उपरांत ही यह अध्ययन किया गया। तो वहाँ पर आप देखेंगे जब यह अध्ययन किया जा रहा तो कहीं ना कहीं हम गुलामी के दौर से ही निकले थे, और जब गुलामी के दौर से निकले तो कहीं ना कहीं व्यवस्था कैसी रह रही है, उच्च और निम्न की व्यवस्था बनी ही होगी। तो उच्च और निम्न की व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर इन्होंने कहा कि यह जो अध्ययन पाया गया है घुरिये के द्वारा, यह भी कैसा अध्ययन है, यह भी व्यवस्था का अध्ययन है, उसे कह दिया गया जातीय व्यवस्था। जिस प्रकार यहाँ पर कहा गया है हमारे हट्टन के द्वारा कि सामाजिक व्यवस्था, यहाँ पर कहा गया है जातीय व्यवस्था। घुरिये ने क्या कहा है, जातीय व्यवस्था का, यानी कि सामाजिक व्यवस्था को जातिगत व्यवस्था में जोड़ दिया गया, और उस जातिगत व्यवस्था में भी प्रतिबंधों के आधार पर यहाँ पर बताया गया। लेकिन इनके द्वारा जो परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया, घुरिये के द्वारा जो परिप्रेक्ष्य चुने गए, परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो कौन से पर्सपेक्टिव यहाँ पर घुरिये के द्वारा जातीय अध्ययन या जातीय व्यवस्था के अध्ययन में प्रयोग किए गए। तो इनका सबसे पहला अध्ययन रहा भाई ऐतिहासिक, क्या परिप्रेक्ष्य रहा इनके द्वारा, तो वो परिप्रेक्ष्य विशेष ध्यान रखना, क्योंकि देखिए कई बार पूछे जाते हैं कि किस व्यक्ति के द्वारा, किस समाजशास्त्री के द्वारा, किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करके जाति का अध्ययन किया गया है। तो यहाँ पर अध्यक्ष जो परिप्रेक्ष्य रहे, सबसे पहला परिप्रेक्ष्य रहा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। कौन से परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य, कौन सा कंपैरेटिव स्टडी की बात भी इनके द्वारा की गई, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को भी प्रयोग किया गया। और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ यदि हम देखें तो और कौन सा समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य, कौन सा कोऑर्डिनेशन पर्सपेक्टिव की बात भी यहाँ पर की गई। समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य या कोऑर्डिनेशन, तीन प्रकार के परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, जी.एस. घुरिये जी के द्वारा किया गया। अब इन परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जब हम बात करते हैं तो पहले से देखा गया, तो पहले से देखने में हम क्या पाएंगे, वही वर्ण व्यवस्था को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं घुरिये के अध्ययन में हम क्या देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था का जो संकर स्वरूप रहा वह भी प्रयोग किया गया। कंपैरेटिव स्टडी की यदि हम बात करें तो घुरिये जी ने एक जाति को दूसरे जाति से तुलनात्मक अध्ययन किया,
समन्वयात्मक यानी कहीं ना कहीं एक जाति दूसरे जाति में हम तो कर रहे, देखिए समाज में जब दो या दो से ज़्यादा जातियां रह रही हैं, वर्ग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन प्रोसेस या अंतःक्रिया तो होगी ही। उस अंतःक्रिया में एक बात, यदि मैं कहूँ कि जजमानी सिस्टम, यदि आपको ध्यान हो, जजमानी व्यवस्था किसके द्वारा दी गई, तो सबको पता हो विलियम एच वाइजर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? विलियम एच वाइजर। विलियम एच वाइजर क्या थी? यह कहीं ना कहीं समन्वय का सबसे बड़ा प्रमाण है। यजमानी जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं यदि हम बात कर रहे हैं समन्वयात्मक की, तो भाई आप देखेंगे कि यहाँ पर यजमान और प्रजा व्यक्ति के काम कर रहे हैं और उन्हें पारितोषण ना मिलकर क्या मिल रहा है? एक ऐसी सहायता मिलती थी जो उनके पारिवारिक दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी हुआ करती थी। तो यहाँ पर हम समन्वय बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, और यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण में भी आएगी क्योंकि पहले से चली आ रही है ना। वर्ण की दृष्टिकोण में यदि हम देखें तो क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र क्या करता था? सेवा का काम करता था, और वही सेवा आगे चल के जजमानी व्यवस्था में परिवर्तित हुई। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समन्वयात्मक की बात की गई है, और इसके आधार पर देखिए, जजमानी के आधार पर एक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग और किया गया घुरिये के द्वारा। वह परिप्रेक्ष्य क्या था? प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। कौन सा परिप्रेक्ष्य? था पॉजिटिविज्म की बात। प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को भी लिया गया किसके द्वारा? घुरिये के द्वारा। तो चार विशेष परिप्रेक्ष्य किसने रखे? घुरिये ने रखे। ऐतिहासिक, तुलनात्मक, समन्वयात्मक और प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। ठीक है। और प्रकारात्मक कैसे? नहीं तो ये जजमानी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में प्रकार ही था। पारितोषण नहीं मिला करता था। क्या मिलते थे? कैश रुपए थोड़ी ना मिलते। भाई मैंने किसी जजमान के यहाँ कार्य किया, यानी अपनी सेवाएं प्रदान की। अब सेवाएं लेने के उपरांत जजमान क्या कर रहा है? जो उन्हें देना है दे दिया कर, या हमारे काम में सहयोग कर दिया। प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा गया जाता है? कहाँ से निकल के आता? प्रकार्यात्मक फंक्शन। और घुरिये के द्वारा ही, जो घुरिये हैं के द्वारा ही जब प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को रखा, तो इन्होंने कहा कि भाई जो समाज है, समाज में जाति क्या हो जाएगी? जाति कैसी है? प्रकार्यात्मक स्वरूप में व्यवस्थित है। समाज में या समाज में जाति का जो स्वरूप इन्होंने देखा, जाति का क्या स्वरूप देखा? प्रकार्यात्मक। जाति का जो स्वरूप रहा वो क्या रहा? प्रकार्यात्मक। क्या स्वरूप रहा? प्रकार्यात्मक स्वरूप रहा। यह भी किसके द्वारा बताया गया? तो भाई यह भी ध्यान रखना है, डी.एस. घुरिये के द्वारा बताया गया। गोविंद सदाशिव राव घुरिये के द्वारा यह बताया गया। ठीक है। अब इन्होंने जो खास बातें बताई वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि देखिए घुरिये का अध्ययन काफ़ी विशेष है और अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चंस में। प्रकारात्मक स्वरूप में इन्होंने क्या बताया? सबसे पहली बात करते हैं खंडात्मक विभाजन की बात की। भाई खंडात्मक विभाजन की बात भी किसके द्वारा की गई है? तो यह घुरिये के द्वारा। और ख़ास क्या रहा है इनके द्वारा? तो इन्होंने एक चीज़ और बताई, पवित्रता और प्रदूषण की बात भी करते हैं। देखिए पवित्रता और प्रदूषण की बात एक व्यक्ति के द्वारा और की जाएगी, लुई डुइमा के द्वारा की जाएगी, पवित्रता और प्रदूषण की। बैठ जाओ, सर आ रहे होंगे ना। पवित्रता और प्रदूषण की बात भी किसके द्वारा की गई है? घुरिये के द्वारा की गई है। ठीक है। आगे और क्या? पवित्रता और प्रदूषण में एक खास और हम देखते हैं लुई डुइमा। एक नाम और आएगा यदि आप ध्यान करेंगे, लुई डुइमा। क्या नाम आने वाला है? लुई डुइमा का नाम भी आने वाला है, जिन्होंने पवित्रता और प्रदूषण की बात यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ भी हम देखेंगे पवित्रता और प्रदूषण। और क्या खास बताया? तो और भी यदि देखते हैं तो वैवाहिक प्रतिबंधों की बात भी किसके द्वारा की गई है? घुरिये के द्वारा। वैवाहिक प्रतिबंध किसकी बात की गई? वैवाहिक प्रतिबंध की बात भी किसके द्वारा की गई है?
DS घूरिये के द्वारा। यह सभी प्रकार्यात्मक आधार पर यहाँ पर बताया, किसके आधार पर बताया गया? प्रकार्यात्मक आधार या प्रकार्यात्मक स्वरूप के आधार पर घूरिये जी ने बताया। खंडात्मक विभाजन, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, खंडात्मक विभाजन का मतलब क्या था कि यहाँ प्रथम स्तर पर कोई है, आपने प्रथम स्तर को क्या मान लिया, यहाँ पर समाज में प्रथम स्तर है, लेकिन इस प्रथम स्तर पर भी यदि हम देखें तो आप इसमें भी क्या पाएंगे भाई, उच्च को देखेंगे, मध्यम को देखेंगे, और आप किसको देखेंगे, निम्न को देखेंगे। सामाजिक दृष्टि से हमने ये प्रथम माना है, लेकिन क्या यह प्रथम जो है, क्या इस प्रथम में अन्य नहीं है? अन्य में हमने देखा उच्च भी है, मध्यम भी है, निम्न भी है। इसी प्रकार जब हम द्वितीय स्तर पर जाते हैं तो द्वितीय स्तर पर भी हम यह तीनों प्रकार पाएंगे, उच्च, मध्यम और निम्न। और तृतीय स्तर पर जब हम जाते हैं तो वहां भी हम यह तीनों स्तर को पाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विभाजन चल रहा है वह विभाजन क्या है भाई, वह विभाजन खंडात्मक विभाजन हो गया। अब पवित्रता और प्रदूषण की जब बात की जाती है तो हमने देखा ना, उच्च और निम्न की जो भावना विद्यमान है, किसकी, उच्च और निम्न की जो भावना विद्यमान है, उस भावना के अनुसार प्रतिबंधों के आधार पर क्या पाया गया कि भाई उस व्यक्ति के घर नहीं जाना है, उस व्यक्ति का भोजन ग्रहण नहीं करना है, उस व्यक्ति से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना है। तो यहाँ पर यह बात निकल के आती है पवित्रता और प्रदूषण की बारे। तीसरा, वैवाहिक संबंधों का प्रतिबंध। तो यहाँ पर यह भी बताएगा वैवाहिक संबंधों में कि किस जाति में, इसमें बात की जा रही भाई, किस जाति में, किस वर्ण में, किस गोत्र में। आपने देखा होगा, आगे हम पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था को भी हमने देखना है, गोत्र को भी हमें देखना है, ठीक है ना। वर्ण हुए, गोत्र हुए, और तीसरा हमारे सामने क्या निकल के आती है, जाति। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि किस वर्ण में विवाह करना है, किस गोत्र में करना है, किस जाति में विवाह करना है। तो यह व्यवस्था कैसे है, वैवाहिक प्रतिबंधों के आधार पर पाई। जब वैवाहिक प्रतिबंधों की हम बात करेंगे आगे, तो वहां पर आप कई प्रकार के और भी प्रतिबंध देखेंगे। और नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने, धार्मिक और व्यवसायिक मान्यताएं, इसकी बात की गई है। धार्मिक आधार पर, व्यवसायिक आधार पर, इसके आधार पर धार्मिक और व्यवसायिक आधार की बात भी की गई है घूरिये के द्वारा। धार्मिक आधार पर क्या कहते हैं, इस प्रकार आप धार्मिक आधार पर देखेंगे भाई, देखिए समाज के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, प्रत्येक की धर्म की प्रक्रिया या धर्म की प्रथाएं क्या है, अलग अलग हैं। सभी की प्रक्रिया अलग है। एक हिंदू जब मंदिर जा रहा है तो थाल लगाएगा, लोटा रखेगा, उसमें पूजा की सामग्री रखेगा, लेकिन मुस्लिम का प्रकार अलग है, वहीं ईसाई या क्रिश्चियन का प्रकार अलग है, ठीक है, सिख का प्रकार अलग। सभी के प्रकार यानी धार्मिक मान्यताएं और उनका स्वरूप भी अलग अलग है हमारी जाति व्यवस्था के अंतर्गत। यहाँ पर व्यवसायिक आधार पर देखिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी लिया है, जैसे कि घूरिये ने, ये हमने यहाँ पर देखा है। देखिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी लिया है। जब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लिया है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यवसाय कैसा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवसायिक दृष्टि कैसी आ जाएगी, वर्ण आधारित। वर्ण आधारित यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्या है, वेदों का अध्ययन अध्यापन करने वाला, क्षत्रिय युद्ध लड़ने वाला, ठीक है, वैश्य व्यापार करने वाला, और शूद्र कैसा है, सेवा करने वाला। तो यहाँ पर व्यवसाय के प्रतिबंधों को भी रखा। और यहीं पर घूरिये ने एक खास बात और हम याद रख सकते हैं घूरिये जी की, वह खास बात क्या होगी कि आगे चल के घूरिये जी ने और अध्ययन जब जाति और जाति के आधार पर किया तो कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ध्यान रख सकते हैं हम किसके बारे में, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। और इस आधार पर व्यवसाय को के बारे में बताया। और साथ ही साथ इसी पुस्तक में एक खास बात और घूरिये जी ने बताई कि जाति जो है, जाति के इतिहास को घूरिये जी ने 4 कालों में बांटा। कितने, 4 कालों में यहाँ पर बांटने का प्रयास क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण, जब ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखा गया है तो कहीं ना कहीं यह बताने का प्रयास किया कि जाति का जो स्वरूप आज हम देख पा रहे हैं वो कैसे आया। वर्ण व्यवस्था को लिया, वर्ण व्यवस्था के बाद वर्ण व्यवस्था का पहले 3 वर्ण थे, फिर 4 वर्णों को लिया गया, फिर उनका विकृत स्वरूप लिया गया, और फिर जाति का चलन रखा गया। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन किसका था, DS घूरिये का। किसका क्लासिफिकेशन था, हमने DS घूरिये का देख लिया, H. हट्टन का देख लिया, हर्बर्ट रीजले का देख लिया, ठीक है,
ये सारे क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं, है ना। इस क्लासिफिकेशन के आधार पर हम आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम क्या देखेंगे, जैसे ही कहा लुई डुईमा, किसका, लुई ड्यूमा का क्लासिफिकेशन क्या रहा, इनके द्वारा क्या क्या खास बातें रही लुई डुईमा के द्वारा। तो लुई डुईमा ने क्या कहा, सबसे पहली बात और सबसे खास बात संस्तरण की बात की थी, ठीक है। संस्तरण की बात किसके द्वारा की गई थी, लुई डुईमा के द्वारा। संस्तरण हुई, पवित्रता, प्रदूषण की बात की भी किसके द्वारा की गई, लुई डुईमा के द्वारा। और खास क्या रहा, हरारकी या संस्तरण हो गया हमारा, पवित्र प्रदूषण हो गया। यहाँ पर निषेधों की बात भी कुछ हद तक लुई डुईमा के द्वारा रखी गई, लेकिन इनका परिप्रेक्ष्य क्या रहा भाई, इनका भी कोई ना कोई परिप्रेक्ष्य होगा। इस प्रकार हमने घुरिये जी का परिप्रेक्ष्य देखा था, तो इनका परिप्रेक्ष्य क्या रहा, जब इनके द्वारा जातीय अध्ययन किया गया तो इनका परिप्रेक्ष्य क्या था, क्या होगा इनका परिप्रेक्ष्य। जिस प्रकार यहाँ पर घुरिये जी कई परिप्रेक्ष्य, सबसे पहला परिप्रेक्ष्य इन्होंने लिया ग्रंथ परिप्रेक्ष्य। कौन सा परिप्रेक्ष्य लिया फ्रेंड, ग्रंथ। ग्रंथ परिप्रेक्ष्य में यह क्या बताते हैं, ग्रंथ परिप्रेक्ष्य हो गया। और दूसरा संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, एक परिप्रेक्ष्य की और बात के द्वारा संरचनात्मक, इसकी बात की संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य की बात भी घुरिये जी। ग्रंथ परिप्रेक्ष्य यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बात आ गई पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य। ग्रंथ या पुस्तक बात क्या है, हमने जातियों को पुराने ग्रंथों में पढ़ा कि किस प्रकार जाति का बताया गया, तो उस परिप्रेक्ष्य को कह दिया गया ग्रंथ परिप्रेक्ष्य कह दिया गया। साथ ही संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य क्या होगा, संरचना यानी कि वास्तविकता के आधार पर जाति की समाज में क्या संरचना है, व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी, उसकी बात किसके द्वारा की, संरचना। जिस प्रकार संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य एक और हमारे एम.एन. श्रीनिवास, मैसूर नरसिम्हा श्रीनिवास, उन्होंने भी संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया। यहाँ पर लुई डुईमा के द्वारा भी संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रस्तुत किया गया, और इस अध्ययन के आधार पर एक पुस्तक लिखी गई होमो हरारकी। क्या है, होमो हरारकी। होमो हरारकी पुस्तक लिखी गई, कब लिखी गई, 1966 के अंतर्गत यह पुस्तक लिखी गई, जिसमें लुई डुईमा का क्या है, जातीय जो अध्ययन रहा वह अध्ययन को प्रस्तुत किया। अध्ययन विशेष रूप से किस पर आधारित था, कोई संस्तरण पर आधारित था, पवित्रता और प्रदूषण पर आधारित था। और क्या खास रहा, और सबसे जाति व्यवस्था को एक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया। जाति व्यवस्था को कैसा परिभाषित करने का प्रयास किया, व्यवस्था के रूप में, व्यवस्था का, किसके द्वारा, लुई डुईमा के द्वारा। और साथ ही साथ तो और लिख सकते हैं यहाँ पर नातेदारी के बारे में भी, नातेदारी हो गई, संस्तरण हो गया, पवित्र प्रदूषण हो गया। परिप्रेक्ष्य कौन सा यूज किया, तो ग्रंथ परिप्रेक्ष्य और संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया। बुक की बात करें तो होमो हरारकी बुक तक लिखी गई, कब लिखी गई, तो 1966 में पुस्तक लिखी गई। जाति को क्या माना, एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, जाति लुई डुईमा के द्वारा किया गया, ठीक है ना। लेकिन एक खास बात और कही इन्होंने, संस्तरण को तो बताया ही बताया, लेकिन साथ में वीडियो में यह भी कहते हैं कि यह असमानता का रूप प्रदर्शित करता है। किसका, असमानता, असमानता का विशिष्ट, यानी कि इन्होंने कहा कि जाति समानता नहीं, वह कैसी असमानता का विशिष्ट रूप है। देखिए हम वहां पर विभेद 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 पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लुई डुईमा कह दिया गया कि भाई आप समानता की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि असमानता के आधार का एक विशिष्ट रूप किसके द्वारा बता दिया गया, भाई जाति के द्वारा उल्लेखित, ठीक है।
विशेषताएं हमने वहाँ देखी ली। आगे हम बात करते हैं, कुछ विशेषताओं के बारे में भी बताया गया लुई डुईमा। देखिए अभी लुई डुईमा की ही बात चल रही है। बात हम कर रहे हैं लुई डुईमा के द्वारा कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया। वह विशेषता क्या रखी गई इनके द्वारा? जाति अध्ययन में ही कुछ विशेषताओं के उल्लेख किया गया, वह व्यवस्था रखी गई। संस्तरण, सबसे पहली बात संस्तरण। ठीक है, संस्तरण के साथ साथ शुद्धता और अशुद्धता की बात की गई है, शुद्धता और अशुद्धता की बात। ठीक है, कई प्रकार शुचिता और पवित्रता के बारे में भी बात आ जाती है, वो शुद्धता और अशुद्धता की बात की गई है। और साथ ही साथ अंतर्विवाही, इसकी बात की जा रही है, विवाह की बात भी की गई है। अंतर्विवाही के साथ साथ विकर्षण के बारे में भी बताया गया है। विकर्षण के बारे में भी किसके द्वारा बताया गया है? लुई डुईमा के द्वारा बताया। ये चार प्रकार की मुख्य विशेषता, संस्तरण व्यवस्था या संस्तरण की विशेषता बताइए, शुद्धता और अशुद्धता की व्यवस्था बताइए, अंतर्विवाह की व्यवस्था बताइए, और विकर्षण की बात भी किसके द्वारा कही गई है? लुई डुईमा के द्वारा कही गई है। और साथ ही लुई डुईमा कहते हैं कि जो हिंदुओं की बात है, जाति हिंदुओं की क्या मानी गई? एक मूल संस्था। क्या मानी गई? हिंदुओं की मूल संस्था। जाति को क्या माना गया है? हिंदुओं की मूल संस्था। इसके द्वारा माना गया है फ्रेंड, तो यह माना गया है लुई डुईमा के द्वारा। और खास क्या बात बताइए इन्हों के द्वारा, और खास क्या बताइए? मूल संस्था, मूल संस्था का मतलब क्या है कि हिंदू जो जातियां हैं वह मूल रूप से किस पर आधारित है? जातीय व्यवस्था पर ही आधारित है। मूल्यों और विचारों बात भी की, मूल और विचार की बात भी किसके द्वारा की गई है? जातिगत आधार पर की गई है। मूल और विचार भी जाति के आधार पर यहाँ पर क्या है? विद्यमान। और एक खास चीज और बताई गई, परिस्थितियों का आधार भी बताया गया, यानी परिस्थितियां भिन्न भिन्न होंगी किसके आधार पर? जाति के आधार पर। परिस्थितियां भिन्न भिन्न होंगी किसके आधार पर? जाति के आधार पर। आपने देखा कि यदि उच्च जाति है तो उसकी परिस्थिति, उसका शक्ति, ठीक है ना, उसको एक प्रभु जाति के दृष्टिकोण से देखा लिया जाता है। तो यह मूल चीज हमारे किसके द्वारा थी? तो ये हमारी थी लुई डुईमा के द्वारा। किसके द्वारा थी फ्रेंड? लुई डुईमा के द्वारा थी। आगे बात कर लेते हैं एन के दत्ता। एन के भाई, इनके द्वारा जाति के बारे में क्या कहा गया है या जाति को किस प्रकार बताया है? तो एन के दत्ता के द्वारा जो मूल रखे गए हैं, विवाह प्रतिबंध और खान पान प्रतिबंध। क्या रखा गया है? सबसे पहला इन्होंने विवाह का प्रतिबंध क्या बताया? विवाह प्रतिबंध बताया गया है। और क्या बताया गया है? तो दूसरा ये कहते हैं खान पान पर प्रतिबंध। विवाह प्रतिबंध है, खान पान का प्रतिबंध है। ये किसके द्वारा बताया गया है? एन के दत्ता के द्वारा बताया। जन्म आधार कैसा बताया भाई? आधार कैसा है? जन्म आधारित। जाति क्या है? जन्म आधारित है। आधार क्या बता दिया गया इनके दत्ता द्वारा? जन्म आधारित। जाति का आधार क्या है? जन्म आधारित है। विवाह पर प्रतिबंध पाया जाता है, खान पान पर प्रतिबंध पाया जाता है। और क्या पाया जाएगा? और भी कुछ होगा? तो ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित। खास बात इनके दत्ता द्वारा ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित। प्रतिष्ठा पर आधारित जाति व्यवस्था क्या हुई? ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित। चार विशेष बातें किसके द्वारा बताई गई हैं? एन के दत्ता के द्वारा बताई गई। विवाह प्रतिबंध, इसमें विशेष हम क्या याद रख सकते हैं? तो विशेष याद रखने के लिए हमारे पास क्या है? ये ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित बात किसके द्वारा कही गई है?
वह कही गई है एन के दत्ता के द्वारा कही गई है। आगे चलते हैं कि विशेषताओं से संबंधित कई बार प्रश्न आते हैं, तो ये हमें विशेषताएं ध्यान रखनी है कि किस प्रकार की विशेषता किस व्यक्ति विशेष के द्वारा कही गई है। ठीक, चलिए केतकर ने जो विशेषताएं बताई गई हैं, केत इनके द्वारा क्या खास बताया गया है जाति को लेकर, तो केतकर कहते हैं कि भाई जन्मजात सदस्यता, सबसे पहली बात इन्होंने जन्मजात सदस्यता की बात की गई किसके द्वारा, केतकर के द्वारा। दूसरा सबसे खास क्या बताया, जन्मजात सदस्यता के साथ साथ जाति अंतर्विवाह की बात की गई है, जाति अंतर्विवाह की बात भी की गई है। तो ये विशेष किसके द्वारा रहा है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखेंगे जाति से संबंधित सिद्धांत, कि जाति के जो संबंधित सिद्धांत रहे हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जाति की जो उत्पत्ति है वह कैसे रही। तो कंटिन्यू रहेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। हम देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उस क्लास के अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, है ना, जिसमें हम देखेंगे जाति के सिद्धांत, जो हमारी नेक्स्ट क्लास में होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।